Dear students, you are welcome in SBN online classes. Today we are going to discuss about parts of speech containing subtopic verb. The word verb यानी वर्ब शब्द जो है इज ओरिजिनेटेड यानी इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम ए लैटिन वर्ड वर्बम, यानी वर्ब शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से हुई है, जिसका सीधा सा अभिप्राय है क्रिया। और क्रिया का इजी रूप अगर हम देखना चाहें तो आम चलन में हम कह सकते हैं काम। यानी इन ए सेंटेंस ए वर्ड दैट इज टेल समथिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज बीइंग डन बाय डूअर आर ए सब्जेक्ट, यानी वाक्य के अंदर कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का बोध कराने वाला शब्द जो है वो वर्ब कहलाता है। अब हम देखेंगे जैसा कि जनरली एग्ज़ाम के अंदर क्लास 9th में, 10th में और 11th में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के फिलिंग के लिए 3 या 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में दिए गए होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब के बारे में विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हम इस क्लास में वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के प्रकार। छात्र छात्राओं, हम क्रिया के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, न कि इसके रूप के बारे में, इसके फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इन प्रीवियस क्लास पहली कक्षाओं में परहैप्स वी हैव नोन अबाउट वर्ब, हमने जाना होगा वर्ब के बारे में। तो वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का पहला रूप है, जिसमें पहला रूप जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी हिंदी के अंदर इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। यानी द एक्शन which is done in a sentence by a subject pass over a subject is called transitive verb। for example के तौर पर the verb are the action which is being done by the subject in a sentence that pass over an object इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसी क्रिया जिसका अपना एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये होती है ट्रांजिटिव का अपोजिट बना करके इन लगाने से बना है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो होती है अकर्मक, यानी इसके अंदर कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका प्रभाव किसी अन्य चीज पर, किसी अन्य व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी वस्तु पर पड़ता है जो उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर होती है। तो ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात उसके द्वारा जो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट जो है डजंट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए वो क्रिया जो है अकर्मक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हियर इज ए सेंटेंस,
राम ईट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। इधर हम सेंटेंस बनाते हैं। बर्ड यानी पक्षी जो हैं, बर्ड्स यानी पक्षी, फ्लाई यानी उड़ते हैं, इन द स्काई यानी कहाँ पर, आकाश में। ही यानी उसने, किल्ड यानी मार लिया, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, वी यानी हमने, विजिटेड यानी भ्रमण किया, द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर देखते हैं दिए गए सेंटेंस के अंदर यहाँ ईट्स वर्ब है, यहाँ विजिटेड वर्ब है, यहाँ फ्लाई वर्ब है और यहाँ पर किल जो है वर्ब है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी वर्ब जो है वो सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। जैसा कि हम देखते हैं कि राम के द्वारा जो खाने का काम किया जा रहा है तो उसका प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, मैंगो के ऊपर पड़ रहा है। यानी इसका जो एक्शन है वो पास ओवर किसके ऊपर हो रहा है, वाक्य के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वाक्य में कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये जो क्रिया हैं वो दोनों क्रियाएं जो इस वाक्य दोनों वाक्यों में दी गई हैं वो है सकर्मक, यानी इन वर्ब के साथ अपना एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इधर वाले में बात करते हैं, बर्ड्स यानी फ्लाई, पक्षी जो हैं, फ्लाई यानी उड़ते हैं। तो ये जो एक्शन है या उसने अपने आप को मार लिया है, तो ये पास ओवर किसी ऑब्जेक्ट पर न होकर के उल्टा किसकी तरफ आ रही है, ये क्रिया उसी डूअर की तरफ से आ रही है। यानी यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसका प्रभाव किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर फ्लाई और किल जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं जिसको इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इधर वाली क्रियाओं के साथ उसके अपने अपने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम देखेंगे कि जो कर्ता के द्वारा जो एक्शन किया गया है इसका सीधा प्रभाव किसी अन्य चीज़ के ऊपर पास ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं और दूसरी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो उसका पास ओवर जो किसी अन्य चीज़ पर न पड़ करके सिर्फ केवल सब्जेक्ट की ओर उसका पास ओवर होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो अब हम देखते हैं जैसे लाफ यानी हंसना, वीप यानी रोना, फ्लाई यानी उड़ना, जो यानी आनंद लेना, एक्सेट्रा जो वर्ब हैं ये सारी कौन सी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। जैसे इधर देखते हैं टेक यानी देना, अगर वाक्य में टेक यानी लेना और गिव यानी देना, तो ये जैसा कि हम इन वर्ब को पढ़ने मात्र से हमें पता पड़ जाता है कि देना या लेना जब वाक्य में प्रयुक्त किया गया है तो इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। तो इस प्रकार से ये वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। किसी क्रिया के रूप के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि वर्ब जो है हमारे पास दो तरीके की आई, ट्रांजिटिव और दूसरी आई इंट्रांजिटिव। ये तो उसके दो प्रकार हो गए। अब हम इसकी फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ की नॉलेज अगर आपको है तो आप वाक्य में दिए गए करेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले अपने को एक छोटी सी बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सब्जेक्ट जो होता है उसके बीच में और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। कर्ता और क्रिया के बीच जो है एक एग्रीमेंट होता है, यानी अगर वाक्य के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी वहाँ पर कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक एग्रीमेंट तो ये हुआ। दूसरा एग्रीमेंट है अगर वाक्य का डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है,
सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है तो वर्ब भी जो है वो क्या होगी, प्लूरल ही होगी। अब इस एग्रीमेंट को हमें याद रखना है, यानी करेक्ट वर्ब भरते समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य के अंदर दिया गया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर को काम में लेंगे और प्लूरल है तो उसको प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। इसको कंकर्ड कहा जाता है या एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब भी कहा जाता है। अब हम जो है एक वर्ब के भिन्न भिन्न रूप के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हमने जैसा कि पढ़ा है, आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं, तो हम जो है वर्ब के भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के फॉर्म जो होती है उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो, आपने जनरली पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में जाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जाना होगा और आईएनजी वाली वर्ब के बारे में जाना होगा और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में जाना होगा। तो आज हम इन पर बात करते हैं कि ये वर्ब के अलग अलग रूप जो हैं वाक्य के अंदर कब और कहाँ कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ए वर्ब कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट फॉर्म कहलाती है और तीसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब के इस रूप को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से उसको जानते हैं। और चौथे प्रकार में अगर हम वर्ब को काम में लेते हैं तो ये कहलाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी वाक्य के अंदर अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को रखा जाए तो वो वर्ब का इन्फिनिटिव रूप कहलाता है। हम अब इस बात को क्लियर करने के लिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे स्पीक, वो बोलते हैं इंग्लिश। ही यानी उसने, गेव यानी दिया, मी यानी मुझे, सम यानी कुछ, मनी यानी धन दिया। ही हैड टेकन माई बुक। ही हैड टेकन माई बुक। फिर अगला है ही यानी वह इज वर्किंग, कार्य कर रहा है, इन ए फैक्ट्री यानी एक फैक्ट्री के अंदर कार्य कर रहा है। ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू दिल्ली यानी दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। टू सी देखने के लिए, द रेड फोर्ट, लाल किला देखने के लिए गया। अब हम यहाँ देखते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है,
यानी बहुवचन करता है। तो एग्रीमेंट क्या कह रहा है, जब कर्ता एक वचन हो तो वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन आएगी, और जब कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन। तो यहाँ पर आइए, स्पीक यानी बोलना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में प्रयुक्त की गई है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखते हैं, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसा दिया था या उसने मुझे कुछ पैसा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वर्ब की इस वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। यहाँ पर तीसरे वाले वाक्य में बात करते हैं, यानी ये वर्ब जो है, यहाँ पर दी गई वर्ब जो टेकन है वो हैड के साथ आई है। तो हैज है, हैड हो, विल है हो, सेल है हो, तो इत्यादि के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है, यानी इस वर्ब को अगर पूछ लिया जाए कि आप कौन सी वर्ब कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और फिर अगले वाक्य के अंदर ये जयमार्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करके दिखाया गया है, यानी इन दिस सेंटेंस द पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन हियर, यहाँ पर दी गई है। और अगर इस वाक्य में चलते हैं, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, टू सी यानी देखने के लिए। यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस वाक्य के अंदर हुआ है। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है किसका प्रयोग किया गया है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से अमूमन इन 5 प्रकार की वर्ब का हम वाक्य के अंदर प्रयोग में लाते हैं। कभी कभार ऐसे शब्द देख लेते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और उसी से वाक्य शुरू हो रहा है, तो वो वहाँ पर वर्ब ना होकर के जीरण के रूप में वाक्य के अंदर प्रयुक्त किया हुआ होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली 9th 10th और 11th क्लास के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते समय हमें जनरली इन 5 इसके जो रूप हैं उनको बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ या कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, जैसे किल यानी मारना, किल्ड यानी मारा, और तीसरा भी आ जाता है किल्ड यानी मार दिया। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक यानी पिया, और कई बार ड्रंकन शब्द भी आ जाता है। यानी कई बार जो है वर्ब एक एडजेक्टिव का भी काम कर लेती है, तो वो भी उसका कौन से वाला रूप होता है, पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है। जैसे ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक यानी पिया, और ड्रंक यानी पी चुका। तो कई बार ड्रंक की जगह अपने को ड्रंकन शब्द भी आ जाता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो यहाँ पर en लगाने मात्र से ये बना। तो कई बार एडजेक्टिव किसी भी अपने को देखने में मिल जाती है वर्ब। तो अब हम देखते हैं कि एक वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ये है, पास्ट फॉर्म ये है, पास्ट पार्टिसिपल भी यही है। तो अब आप छात्र छात्राओं, आपके दिमाग में एक विचार आया होगा कि यहाँ पर ये दोनों रूप जो हैं वो सेम क्यों हैं, या सेम है तो यहाँ क्या बात है जिसकी वजह से दोनों सेम आते हैं। तो देखो, इस रूप में कई वर्ब जैसे होती है कट, कट और कट, यानी इसके तीनों रूप जो हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो सेम होते हैं। और कई होते हैं जैसे ईट यानी खाना, एट यानी खाया, और ईटन यानी खा चुका। यहाँ पर ये तीनों रूप जो हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिए, ऐसी वर्ब जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग विथ ईडी के साथ
समाप्त होती हों तो वो वर्ब जो है रेगुलर वर्ब कहलाती है, और बाकी जिनके तीनों सेम हो या पहला और दूसरा और तीसरा रूप सेम हो वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। तो किसी वाक्य की रचना करते समय हमें वर्ब के इन अलग अलग रूपों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, जिससे कि हमारे वाक्य के अंदर करेक्ट फॉर्म को, उचित एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ और कि वो एक वचन है या बहुवचन है उसके अनुरूप में हम अलग अलग प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी वर्ब जो है कब कब काम आती है। देखो जनरली प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी काम में आती है और पास्ट के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। फिर आगे पास्ट में आ जाते हैं तो पास्ट में डिड के साथ अगर देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाया जाता है, यानी डिड के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगर फ्यूचर में देख ले तो विल और सेल जो मॉडल एक्सिलरी होती है, यानी मॉडल रूपी सहायक क्रियाएं जो होती हैं उनके साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। ऐसे ही आ जाते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म कब काम में ली जाती है, जब वाक्य पास्ट टेंस का हो और पास्ट में भी क्या हो, सिंपल हो, उसके अंदर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को काम में लेते हैं। और बाद में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इत्यादि को काम में ले लेते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा हर परफेक्ट टेंस जो होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, यानी परफेक्शन के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को काम में लेते हैं। और जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। और कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भिन्न भिन्न पर्पजेज को पूरा करने के लिए इन्फिनेटिव वर्ब का हम प्रयोग में लाते हैं। तो इसके द्वारा जो वाक्य की रचना होती है वो अलग प्रकार से होती है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों और छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि वर्ब के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और मैं चाहूँगा कि आज की क्लास को देख करके आप घर के ऊपर आपकी बुक्स के पीछे दी गई एक्टिविटी जो करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं वहाँ पर उन वाक्यों में दी गई फॉर्म के बारे में देख पाएंगे कि यहाँ कौन सी फॉर्म आ सकती है, अगर ये आएगी तो क्यों आएगी। और उस साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इस बात का भी स्टडी करें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट फॉर्म लगानी है या पास्ट फॉर्म लगानी है या पास्ट पार्टिसिपल लगाना है या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है या टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, इस प्रकार से। और फिर देखेंगे कि इन वर्ब को आप जनरली जो है वर्ब के तीनों रूप जो हैं याद करने हैं, क्योंकि चौथा रूप तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने से ही बन जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव रूप बन जाएगा। तो इन तीन को महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सी वर्ब रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर वर्ब है। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, सी यू अगेन।